नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाया गया है। दरअसल अस्पतालों में दी जाने वाली दवाइयों के टेस्टिंग के लैब में फेल होने की बात बताई जा रही है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में मिलने वाली दवाइयों की जांच के आदेश एलजी ने सीबीआई को दे दिए हैं। एक और नया घोटाला सामने आया है। इस बार है दवा घोटाला। अरविंद केजरीवाल सरकार का ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसके अंदर भ्रष्टाचार नहीं हुआ हो। शीश महल, लिकर स्कैम, जल बोर्ड, डीटीसी, ऐसे कई डिपार्टमेंट हैं जिसके अंदर घोटाले ही घोटाले हुए हैं। इस बार दवा घोटाला सामने आया है जिसकी रिकमेंडेशन जांच की सीबीआई को लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा दे दी गई है। भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है, लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली वालों की जान से खेलने वाले अरविंद केजरीवाल कब सामने आकर अपने मंत्री को बर्खास्त करेंगे। सवाल यह उठता है कि आपने दवा के नाम पर जिस प्रकार से नकली दवाइयां खरीदी हैं, ये दिल्ली की जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ है। इसको माफी लायक नहीं है। मैं मांग करता हूं तुरंत से तुरंत अरविंद केजरीवाल अपने स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करें और जो जांच हो रही है उसका सहयोग करें। और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने जिस तरह से छात्रवृत्ति, विधवा पेंशन योजना और तमाम योजनाओं में बंदरबाट किया है, ऐसे में कैग की रिपोर्ट ने झारखंड सरकार को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। बता दें कि आलम यह है कि झारखंड में विधवा पेंशन का लाभ पुरुषों को दिया गया, तो वहीं छात्रवृत्ति उनको दे दी गई जो छात्र ही नहीं है। साथ ही कहीं 1-2 साल तक एक ही कक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी गई। ये रिपोर्ट देखिए। घोटाला प्रदेश झारखंड की शांत पड़ी सियासत को सीएजी की हाल ही में आई रिपोर्ट ने फिर से हवा देकर सुलगा दिया है। इस रिपोर्ट के बाद विपक्ष सरकार पर आरोपों के बाढ़ लेकर टूट पड़ा है। विपक्ष ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर बयानों और आरोपों की बौछार कर दी है। दरअसल सीएजी की रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2017-18 से लेकर वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट योजना से जुड़ी योजनाओं में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में छात्रवृत्ति और पेंशन स्कीम की ऑडिट की गई थी। इसमें कई त्रुटियां पाई गई हैं। झारखंड के पलामू, रांची, गोड्डा, चतरा, धनबाद और पूर्वी सिंहभूम जिले को सैंपल के तौर पर लिया गया था, जिसकी जांच की गई तो यहाँ डीबीटी की योजना में भारी गड़बड़ी मिली है। महालेखाकार अनूप फ्रांसिस डुंगडुंग की माने तो स्कॉलरशिप योजना और पेंशन योजना को लेकर ही ये ऑडिट की गई थी। इसमें पाया गया है कि स्कॉलरशिप का लाभ पाने वाले छात्रों का कोई इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस नहीं है। साथ ही इन जिलों में 21 ऐसे संस्थान हैं जो स्कॉलरशिप के लिए सूचीबद्ध ही नहीं हैं। उन संस्थानों के छात्रों को भी स्कॉलरशिप का लाभ दे दिया गया। इसके तहत 365 अपात्र छात्रों को स्कॉलरशिप दी गई है। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना में भी भारी अनियमितता पाई गई है। इसकी जांच में 60% के करीब अपात्र छात्रों को स्कॉलरशिप दिया गया। सिर्फ धनबाद जिले में ही 9.99 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति का फर्जी वितरण किया गया। वहीं पेंशन योजना की बात करें तो पेंशन 4 महीने देरी से मिल रही है। ऑडिट के दौरान 16 ऐसे पुरुष लाभार्थी मिले हैं जिन्हें विधवा पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। साथ ही कई ऐसी महिलाएं हैं जिनका देहांत हो चुका है, उन्हें भी पेंशन दिया जा रहा है। हमारा असेसमेंट ये करना था कि डीबीटी का ट्रांसफर कितना इफेक्टिव है और उसमें क्या डेफिशिएंसीज है। हमने 2 स्कीम्स लिए थे। एक तो स्कॉलरशिप स्कीम था जो कि SC, ST, BC एंड माइनॉरिटी स्कीम्स था। स्कॉलरशिप बिकॉज वो स्टूडेंट्स डिफर करता है और उनमें पेमेंट जाता है। सिमिलरली हमने पेंशन स्कीम्स भी लिए थे। इन दोनों को एग्जामिन करने के बाद हमें जो चीजें दिखी हैं सिस्टम, और चूंकि ये चीजें ई कल्याण से रिलेटेड था, तो कैसे सिस्टम में जो चीजें आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी जो डेफिशिएंसीज है, उसमें जो इरेगुलरिटीज इन टर्म्स ऑफ फेक या घोस्ट एप्लीकेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस रजिस्टर नहीं करने के बावजूद भी उनके नाम पे आप उनके स्टूडेंट्स को आप पेमेंट चला गया, वो कैसे संभव हो पाया। तो ये सब चीजों को हमने जब देखा
और जैसे और पेंशन स्कीम की अगर हम बात करेंगे तो टाइमली पेंशन इज द बिगेस्ट थिंग कि आपके ओल्ड वृद्धा योजना है मान लिया, उसमें आपका होना चाहिए कि हर मंथली मिले। अब बहुत बार के पैसा ही नहीं आता, 1 से 4 महीना बाद आप उसको देते हैं, जबकि पूरा पर्पस ही आपका मंथली सस्टेनेंस का होता है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद प्रदेश में इसकी जांच की मांग उठने लगी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस मुद्दे पर सरकार से जांच करने की मांग कराने में जुटे हैं। नियमितताओं की एक लंबी फहरिस्त है। छात्रवृत्ति की बात हो, सामाजिक योजनाओं के वितरण की बात हो या फिर अन्य कल्याणकारी योजनाएं, जिस तरह से अधिकारियों और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा हुआ है कि कुछ भी अनियमितता कर लो, कुछ भी घपले कर लो, इस सरकार के जो रहनुमा हैं उनके ऊपर हाथ नहीं डालेंगी, न कोई कार्रवाई करेंगी। इसलिए बेखौफ होकर जो मन आता है वो कर रहे हैं। अब रही बात देश राज्य में जिस तरह से वो घूम घूम कर अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं, एक मुख्यमंत्री होने के नाते उनका कर्तव्य भी बनता है कि अपने दल के लिए भी और राज्य के लिए भी बताए कि हम क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर जब कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब हो जाए कि आए दिन डॉक्टरों को, व्यापारियों को रंगदारी के लिए धमकी भरे फोन कॉल आए और उनको बेबस होकर सड़क पर उतर कर आंदोलन करना पड़े, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए वो किसी से छिपे नहीं है, चाहे शेड्यूल कास्ट की महिलाएं हों, शेड्यूल ट्राइब की महिलाएं हों या पिछड़े वर्ग की महिलाएं हों, उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ किसी से छिपी हुई बात नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री को यह नहीं लगता है कि राज्य में कानून व्यवस्था के हालात खराब हैं या फिर उस पर अंकुश लगाए जाने की आवश्यकता है। तो वहीं इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ऑडिट में पाई गई इन खामियों से वित्तीय गड़बड़ झाले का अंदाजा लगाया है। हेमंत सोरेन सरकार ने अपने 4 साल के कार्यकाल में क्या किया? पुरुषों को विधवा, युवाओं को वृद्धा और सक्षम को बांटकर दी गई विकलांगता पेंशन। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड सरकार की निरंकुशता, लापरवाही और भ्रष्टाचारी कुनीति इतनी चरम पर पहुंच गई है कि यहां लगातार 2 वर्ष तक हजारों छात्रों को एक ही कक्षा की छात्रवृत्ति दे दी गई। एससी और एसटी छात्रों की छात्रवृत्ति पिछड़े वर्ग में आने वाले छात्रों को दे दी गई। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में लापरवाही इस स्तर पर है कि वृद्धा पेंशन योजना का लाभ युवाओं को दिया जा रहा है, विधवा पेंशन योजना का लाभ पुरुषों को दे दिया गया, विकलांगों की पेंशन सक्षम व्यक्तियों को बांट दी गई। चोरों की भ्रष्टाचारी हेमंत सरकार को किसी भी नियम, कानून और संविधान के अनुकूल काम करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भ्रष्टाचार व जंगल राज को ही सरकार ने अपना वास्तविक मॉडल माना है। झारखंड की जनता जान चुकी है कि 4 साल में इस सरकार ने क्या किया, अन्याय किया, शोषण किया, कुशासन और भ्रष्टाचारी का विश्व प्रसिद्ध उदाहरण पेश किया। ऑडिट में पाई गई इन खामियों से वित्तीय गड़बड़ झाले का अंदाजा लगाया जा सकता है। कैग की रिपोर्ट में हुए खुलासे ने एक बार फिर से झारखंड की सरकार और सीएम को सवालों के घेरे में ला दिया है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि झारखंड की सियासत अब क्या रूप लेती है। घोटालों के आरोपों से घिरे सीएम हेमंत सोरेन इस मामले में क्या कुछ कदम उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और बढ़ते हैं आगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर मुरादाबाद में मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पहली बार देश के अन्नदाता किसानों ने समस्याओं को चौधरी साहब ने महसूस किया था, जिसके साथ कहा कि चौधरी साहब ने अपने समय में अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के अभियान को आगे बढ़ाया था। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं चौधरी साहब भारत की अर्थव्यवस्था की गहराई जानकारी रखते थे और इसीलिए उन्होंने इस बात को बड़ी स्पष्टता के साथ कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर किसान गरीब रहेगा तो भारत समृद्ध नहीं हो सकता। भारतवर्ष की समृद्धि का राज गांव के खेत और खिलौनों से होकर के जाता है और इसलिए हमें अन्नदाता किसान की खुशहाली और उनकी समृद्धि की ओर ध्यान देना ही पड़ेगा। उसके अनुरूप नीतियां हमारी बननी चाहिए, उसके अनुरूप कार्यक्रम हमारे लागू होने चाहिए और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी और एक राष्ट्रनेता के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का जो कार्य किया, आज उसके परिणाम हम सबके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
प्रदेश और देश के अंदर चल रही परिवर्तन की बहार और विकास और समृद्धि की एक नई जो बहार है, यह उसी का परिणाम है। भाइयों बहनों, हम अपने पूर्वजों की स्मृतियों को ताजा रखने के लिए जब एक कार्यक्रम करते हैं, अक्सर सरकार आगे होती है और समाज पीछे होता है। लेकिन मुझे आज चौधरी साहब के प्रति आप सबकी श्रद्धा और आस्था का प्रमाण है कि यहां पर चौधरी चरण सिंह स्मारक समिति और जाट महासभा आगे है और सरकार उनके पीछे खड़ी है और परिणाम हमारे सामने है। चौधरी साहब की भव्य 51 फीट की एक भव्य प्रतिमा एक नई प्रेरणा के साथ अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन करने का एक नया संदेश दे रही है। भाइयों बहनों, पहली बार आपने देखा होगा चौधरी साहब यही कहते थे ना कि किसान को पानी फ्री में मिले। और भाइयों बहनों, पहले तो बिजली ही नहीं आती थी, अब तो बिजली भी है और बिजली के अलावा प्राइवेट ट्यूबवेल को हम फ्री में कनेक्शन देने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। हमने तय कर दिया है, पैसे की व्यवस्था कर दी है, फीडर सेपरेशन की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। यही नहीं, कल सरकार ने यह भी तय किया है, जो लोग डीजल से अपने ट्यूबवेल चलाते थे उनको सोलर पैनल देंगे। अब तक 52,000 किसानों को हमने सोलर पैनल दिए हैं। इस वर्ष 30,000 किसानों की सब्सिडी को हम बढ़ाने जा रहे हैं। और भाइयों बहनों, अगले वर्ष के लक्ष्य हमने फिर से 42,000 का विषय तय कर दिया है। गन्ना का रकबा बढ़ा है। हम लोग जब आए थे 18 लाख हेक्टेयर में गन्ना होता था और कल मैं देख रहा था, आंकड़े उठा रहा था, आज 29 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर हमारा अन्नदाता किसान गन्ना की खेती कर रहा है। और हमने अभी कमेटी का भी गठन कर दिया है। इस बार गन्ना किसानों की गन्ना मूल्य का भी एक उसमें वृद्धि भी करनी है। इसके लिए कमेटी तैयार होकर के कार्य करना प्रारंभ कर दी है। पहली बार किसी भी आपदा से बचाव के लिए अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा का उपहार मिला। कृषि सिंचाई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को क्रियान्वित किया गया और अकेले उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्ष के अंदर भाइयों बहनों हमने लगभग 22 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा प्रदान की है। प्रदेश के अंदर आज इसी का परिणाम है कि प्रदेश के अंदर पहली बार देखने को मिला है देश के अंदर भी कि लागत का 1.5 गुना दाम अन्नदाता किसान को मिले। एमएसपी की घोषणा तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन एमएसपी ईमानदारी से लागू करने का कार्य यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने किया। और खबर रामपुर से है, जहां सेशन कोर्ट के फैसले के बाद फिर आजम के परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। बता दें कि मामले में पूर्व पारी दंडादेश को सेशन कोर्ट ने बहाल कर दिया है। वहीं सजा के खिलाफ आजम खान की अपील को सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया। बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट की सजा के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में आजम खान के अधिवक्ताओं ने अपील की थी। सेशन कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। आज जो मोहम्मद आजम खान, अब्दुल्ला आजम खान और तंजीम फातिमा के विरुद्ध जो है एमपी एमएलए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के द्वारा जो 7 वर्ष की सज़ा हुई थी, जिसके अपील तीनों लोगों के द्वारा विशेष सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए के न्यायालय में की गई थी, उस अपील पे आज निर्णय आना है। अपील के बारे में निर्णय होना है। और असम के कोकराझार से 2 बार से सांसद नव कुमार सिरीनिया से इंडिया वॉइस संवाददाता अजय चौहान ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि देश में जो माहौल चल रहा है वो इंडिया गठबंधन एक साथ में है, पर एक दूसरे पर कोई विश्वास नहीं है। जिसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं।
हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए नव कुमार सरैया जी हैं, जो असम से सांसद हैं। निर्दलीय हमेशा जीतते हैं, 2 बार सांसद रहे हैं। बात करेंगे जिस तरीके से कल इंडिया अलायंस का गठबंधन था, उनकी बैठक थी और सदन भी समाप्त हो चुका, लेकिन 2024 को लेकर के तैयारी की जा रही है। बात करें सर, किस तरह से सारे जो विपक्ष था वो एक मंच पर आया, लेकिन कुछ पार्टियां उसमें से भी नहीं आई 2024 को लेकर। आप इसको कैसे देखते हैं अभी 2024 में? पहला है मैं अपनी तरफ से हमने क्लियर पहले में भी बुलाया, हम कोई इंडिया और एनडीए का पार्ट नहीं है। स्पेशली हम एनडीए के विरोध में हैं, क्योंकि देश में जो कुछ हो रहे हैं, चाहे तानाशाही लेके चाहे दूसरा सब कुछ, वो एनडीए गवर्नमेंट के दौरान हो रहे हैं। तो इसलिए हम लोग जिसको जैसे है, हम आदिवासी रिजर्व सीट से बिलोंग करता हूँ, और आदिवासी हो, दलित हो, माइनॉरिटीज हो, बैकवर्ड क्लासेस हो, उन लोग का वही मानना कहना है जो अभी 75-76 साल में जो पार्टी वालों ने शासन किया है, उनके दिन में हम ऊपर नहीं, हम नीचे जा रहे हैं। अभी तो आदिवासी वाला देखिए, वो मुगल से लड़ा, ब्रिटिश से लड़ा, अभी भी सरकार से लड़ रहे हैं। अभी सुबह सुबह हमारे 3 MLA जो राजस्थान चुनाव हुए आदिवासी का, वो भी आके हमको मिल के गया था, ज़्यादा बोला है हमें नेशनल कन्वेंशन करना है हमारे लोगों को जागरूक करने के लिए। लेकिन जो फैसला किया गया गठबंधन, पहले भी अशोका टोल मीटिंग की गई, कल भी बैठक थी कि जिसकी सीट ज़्यादा वही पीएम की भी झगड़ा चल रहा है इसमें, और गठबंधन सारे साथ आ रहे हैं। तो क्या लगता है 2024 में बीजेपी को हरा पाएगी इस तरीके से? मैंने इसलिए बोला हूँ जे आपस में इंडिया गठबंधन बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है, वो कैसे सॉल्व करेगा, उसका ये कैसे निकलेगा, वही बात तय करेगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है आज का दौर में। आप देखिए, ये 5 राज्यों के चुनाव से पहले लोगों पे पूरा उम्मीद था, वो लोग सोच रहा था जब इंडिया गठबंधन मजबूत होगा और बीजेपी का विरोध में जो लोग एक साथ आके वोट करेगा, तो बीजेपी एक रात में, एक दिन में उखड़ जाएगा। लेकिन ये रिजल्ट आने के बाद ये लोग भी थोड़ा मायूस में उसका साफ हो गया था कि 5 राज्यों गठबंधन किसी का नहीं है, खाली लोकसभा गठबंधन। उसमें अखिलेश कुमार ने, ममता बनर्जी ने, केजरीवाल ने कई सवाल किए कांग्रेस पर। हाँ, वही तो बात है। आज का डेट में मैंने बोला भी, अगर कांग्रेस के सामने एक लक्ष्मण रेखा खींचना है, अगर 150 से सीट वो ज़्यादा लड़ेगा नहीं, तो भी मुझे लगता है ये गठबंधन कम से कम 150 की सीट के आसपास जा सकते हैं। अगर कांग्रेस ने बोला है हम 250 सीट लड़ेंगे, तो मुझे लगता है कांग्रेस तो 250 में उसको इस बार शायद 50 भी नहीं मिलेगा, 50 भी नहीं मिलेगा, और एनडीए कम से कम 700 के आसपास जाएगा। राहुल गांधी कहते हैं गैस सिलेंडर लेकर अंदर घुस गए मोदी सरकार में। हाँ, ये अगर ये जहरीला गैस होता, उस दिन का जितना पार्लियामेंट्री है वो बचता है क्या? नहीं बचता। अगर ये गैस लेके जा रहे, वो भी लेके जा सकता था। तो हाँ सर, हो सकता है लड़का लोगों का कोई पार्लियामेंट्री का मानने का नहीं, उसको अपने को प्रसार करने का या अपना सोच को लेने का, जैसा भगत सिंह जी किया ने। और प्रिलिमिनरी में इन्वेस्टमेंट ये भी आया है, वो भगत सिंह क्लब का ही है। अगर देश का माहौल ऐसा बन गया तो क्या बनेगा? अभी पोलराइजेशन जो हो रहे हैं धर्मों के नाम पे, ये नाम कुछ अच्छा नहीं है। जो मुगल कर रहा था, जो दूसरा कर रहा है, वही अगर आप करेंगे तो उससे फर्क क्या पड़ने वाला है? क्या बीजेपी वही मुगल वाला राज अपना रही है? क्या लगता है 2024 राम मंदिर रहेगा कि 22 जनवरी को राम मंदिर के जो लला है वो अपने विराजमान करेंगे? देखिए, राम मंदिर के लिए हम सबको शुभकामनाएं, क्योंकि बहुत सारा ऐसा लोग है हमारे देश में, हमारे बीच में, जो एक्चुअली राम को एक भगवान जैसा मानते हैं। वो राम राज्य में हो सकता है उसको लिखाई पढ़ाई भी सीखने का मौका नहीं मिलता था, उसका प्रॉपर्टी का भी उसका राइट नहीं था उस दिन, फिर भी वो लगता है राम राज्य ठीक था। उसके लिए हमारा बहुत बड़ा है, उसका जो भरोसा, उसका जो बीज है, उसको हम ये नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ऐसा लोग हैं जो राम मंदिर पे राजनीति करता है, जो राम मंदिर पे दलाली करता है, ये ठीक नहीं है। और खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है, जहां शिक्षा के एक मंदिर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। बता दें कि मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी द्वारा फीस के विरोध में प्रदर्शन कर रही छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज की कार्यवाहक प्राचार्य और एक अध्यापक ने उन्हें यह सलाह दी है कि अगर तुम इतनी ज़्यादा फीस भरने के लिए सक्षम नहीं हो तो अपने माता पिता से कहो कि हमारी शादी कर दे। टीचर द्वारा यह व्यवहार कहे जाने पर छात्र छात्राओं में आक्रोश फैल गया है। और खबर अलीगढ़ से है, जहां कुछ दबंगों द्वारा युवक के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। बता दें कि ससुराल से लौटते समय कुछ दबंगों ने एक युवक की पिटाई कर दी। उस युवक को दबंगों ने इस तरह पीटा कि उसकी नाक तोड़ दी। उसकी आंख फूटने से बची, तो वहीं पीड़ित की मां ने पुलिस से लिखित शिकायत की है।
बढ़ते हैं आगे, खबर पटियाला से, जहां प्रतिदिन गुंडागर्दी देखने को मिल रही है। बता दें कि ऐसा ही एक मामला शाही शहर पटियाला के फैक्ट्री एरिया गोल चक्कर के पास से सामने आई है, जहां संगम कैटर के बाहर खड़ी घंटों कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने गाड़ी के ऊपर ITO से वार कर गाड़ी के 6 शीशे तोड़ डाले। वहीं यह सारी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। वहीं फतेहपुर में अवैध खनन का खेल लगातार जारी है। बता दें कि भारी बूम मशीनों से मोरम का खनन किया जा रहा है। यमुना की जलधारा को मोड़कर खनन किया जा रहा है। अवैध खनन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला ललौली थाने के अड़ावल मोरंग खादान का बताया जा रहा है। और मथुरा में 1 घंटे में हेलीकॉप्टर मथुरा से आगरा का हवाई सफर कराएगा। बता दें कि CM योगी 25 दिसंबर को दोपहर 12 बजे राधा कृष्ण स्वरूप के साथ हेलीकॉप्टर से उड़ान भरने वाले हैं और इसकी शुरुआत करेंगे। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। साथ ही बटेश्वर से उद्घाटन के बाद फ्लाइट गोवर्धन जाएगी, जिसमें CM योगी भी होंगे। इसके बाद 26 दिसंबर को आम लोगों और पर्यटकों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो जाएगी। CM योगी भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। और कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के चलते पूरे देश में अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर भारत के यूपी के कुछ मामले सामने आए हैं, लेकिन अब तक पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। प्रदेश में भी स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। सूबे के सबसे बड़े अस्पताल और मेडिकल कॉलेज IGMC में तैयारियां हो रही है। शिमला के IGMC अस्पताल में कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं। बता दें कि देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 423 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान आए संक्रमण से 4 लोगों की मौत होने के कारण इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 लाख के पार हो गई है। और खबर दिल्ली के मंगोलपुरी से है, जहां वाई ब्लॉक के पास अचानक से सड़क धंसने से 8 से 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया। वहीं धंसी हुई सड़क देखकर स्थानीय लोगों ने सड़क पर रखे बैरिकेड्स की मदद से सड़क को बंद कर दिया और ट्रैफिक को डायवर्ट कर दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी प्रशासन को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे PWD विभाग ने गड्ढे के आसपास घेराबंदी कर दी। साथ ही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे स्थानीय पार्षदों ने हालातों का जायजा लिया। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।